नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। संध्या का समय था। घर के आंगन में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस घर के भीतर एक तूफान उठने वाला था। एक ऐसा तूफान जो रिश्तों की नींव को हिला देने वाला था। दादाजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की अलमारी से रुपए निकालने की? अगर आपको रुपए की जरूरत थी तो आप मुझसे मांग लेते, मैं दे देता। इस तरह चोरी छुपे रुपए निकालने की क्या जरूरत थी? पोते की यह कड़वी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। माफ कर दो बेटा, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। श्याम प्रसाद जी की आवाज कांप रही थी। हाँ दादाजी, दोबारा ऐसी गलती न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आप उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ठीक है बेटा, बोलकर श्याम प्रसाद जी अपने कमरे में चले गए। आज श्याम प्रसाद जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उनके अपने ही पोते ने उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। वे चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए और अतीत की गलियों में खो गए। श्याम प्रसाद जी गांव में रहते थे। उनकी शादी अनुपमा से हुई थी। अपनी जीविका चलाने के लिए श्याम प्रसाद जी खेती करते थे, जिससे किसी तरह घर का गुजारा हो जाता था। एक दिन सुबह श्याम प्रसाद जी और अनुपमा चाय पी रहे थे, तभी अचानक अनुपमा को चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। श्याम प्रसाद जी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि अनुपमा मां बनने वाली है। यह सुनकर श्याम प्रसाद जी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। गर्भावस्था के दौरान श्याम प्रसाद जी ने अनुपमा का बहुत ध्यान रखा, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। समय बीतता गया और वह शुभ घड़ी आ ही गई जब अनुपमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आज श्याम प्रसाद जी और अनुपमा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों अस्पताल से घर आ गए और अपने बेटे का नाम उन्होंने दीपक रखा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और दीपक बड़ा होने लगा। एक दिन श्याम प्रसाद जी ने अनुपमा से कहा, अनुपमा, अब हमारे दीपक 3 साल का हो गया है। अब हमें उसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहिए। अनुपमा ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे किसी उस अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। तब श्याम प्रसाद जी ने कुछ सोचते हुए कहा, अनुपमा, मैंने एक बात सोची है। क्या सोचा है आपने? मुझे भी तो बताइए। अनुपमा ने उत्सुकता से पूछा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शहर में जाकर रहें। वहाँ मैं काम कर लूँगा और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाऊंगा कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अनुपमा ने विश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा ही कीजिए। दोनों ने जरूरत का थोड़ा बहुत सामान अपने बैग में रखा और गांव से शहर की ओर निकल पड़े। शहर पहुंचकर उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने लगे। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, लेकिन श्याम प्रसाद जी को अभी तक कोई काम नहीं मिला था। जो पैसे वे गांव से लाए थे वे भी खत्म हो चुके थे। मजबूरी में उन्होंने 2 दिन मजदूरी की, जिससे खाने पीने का इंतजाम हो गया। अगले ही दिन उन्हें एक ढाबे पर नौकरी मिल गई। ढाबे का मालिक बहुत अच्छा इंसान था। उसने उसकी स्थिति समझकर उन्हें एडवांस में कुछ पैसे भी दे दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते 6 महीने निकल गए। अनुपमा ने थोड़ी बहुत बचत भी कर ली थी। एक दिन अनुपमा ने कहा, सुनिए, ऐसे कब तक काम चलेगा? मुझे लगता है कि हमें अपना कोई काम शुरू करना चाहिए। श्याम प्रसाद जी ने कहा, ठीक है अनुपमा, मुझे अब खाने के काम की थोड़ी समझ हो गई है। अगर तुम चाहो तो हम खाने का ठेला लगा सकते हैं। वैसे भी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ढाबे पर सब लोग तुम्हारे बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। श्याम प्रसाद जी ने दीपक का स्कूल में दाखिला करवा दिया। दीपक स्कूल जाने लगा और श्याम प्रसाद जी व अनुपमा मिलकर खाने का ठेला चलाने लगे। उन्होंने ठेला दीपक के स्कूल के सामने लगाया, जहां बहुत से बच्चे घर जैसा खाना पसंद करते थे। दाल चावल सब्जी रोटी अनुपमा वही सब बनाती थी, इसीलिए धीरे धीरे लोग उनके ठेले पर आने लगे और उनका काम चल निकला। दीपक भी अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होता था। इसी तरह 2 साल बीत गए और उनका काम अच्छा खासा चलने लगा। उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और वहाँ एक रेस्टोरेंट खोल लिया। अनुपमा और श्याम प्रसाद जी दिन रात मेहनत करने लगे। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों को उसका फल जरूर मिलता है। आज उनके पास 4 कर्मचारी काम कर रहे थे। उधर दीपक भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। श्याम प्रसाद जी की मेहनत रंग लाई और आज उनके पास 2 रेस्टोरेंट और रहने के लिए एक बड़ा सा मकान था। दीपक का इंटरमीडिएट पूरा हो गया था और वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। समय यूं ही हंसी खुशी बीतता रहा।
फिर एक दिन दीपक एमबीए करके भारत लौट आया। सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी दीपक ने कहा, पापा अब आप लोग आराम कीजिए, यह सारा बिजनेस मैं संभालूंगा। आपने बहुत मेहनत की है, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्याम प्रसाद जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, अभी दोनों रेस्टोरेंट का भार मैं तुम्हारे कंधों पर नहीं डाल सकता। पापा, आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? दीपक ने थोड़ा भावुक होकर पूछा। नहीं बेटा, बात भरोसे की नहीं है। अभी अभी तो तुम अमेरिका से पढ़कर आए हो, थोड़े दिन आराम कर लो, फिर धीरे धीरे सब संभाल लेना। इसके बाद तो यह सब तुम्हें ही संभालना है। नहीं पापा, अब मैं ही बिजनेस संभालूंगा, आप और मम्मी सिर्फ आराम करेंगे। जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से मैंने देखा कि आप दोनों ने बहुत मेहनत की है, आप दोनों ने बहुत काम कर लिया। बेटे की जिद के आगे श्याम प्रसाद जी और अनुपमा जी को झुकना ही पड़ा। उन्होंने सारा बिजनेस का भार अपने बेटे के कंधों पर डाल दिया। दीपक ने पूरा बिजनेस बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था। एक दिन श्याम प्रसाद जी ने अनुपमा से कहा, अनुपमा, अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। हमारा बेटा बहुत ही होनहार है, उसने पूरा बिजनेस संभाल लिया है। श्याम प्रसाद जी ने दीपक के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने दीपक का रिश्ता अपने ही एक दोस्त दीनानाथ की बेटी अर्पिता से तय कर दिया था। दीनानाथ जी श्याम प्रसाद जी के रेस्टोरेंट में मैनेजर के पद पर काम करते थे। उनकी बेटी अर्पिता बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी और अच्छे स्वभाव की थी। श्याम प्रसाद जी और अनुपमा भी अर्पिता को पहले से ही जानते थे। वे इस बारे में एक बार दीपक से बात करना चाहते थे। शाम को जब दीपक रेस्टोरेंट से घर आया तो अनुपमा जी ने उससे पूछा, बेटा, तुम शादी अपनी मर्जी से करोगे या फिर हम अपनी मर्जी से देखें? दीपक ने जवाब दिया, माँ, आपको जो लड़की पसंद आए आप मुझे बता देना, मैं उसी से शादी कर लूँगा। ठीक है बेटा, हमें दीनानाथ जी की बेटी अर्पिता बहुत पसंद है, अगर तुम चाहो तो एक बार उससे मिल लो। अगर तुम्हें वह अच्छी लगे तो बता देना, हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा देंगे। दीपक ने जैसे ही अर्पिता को देखा, वह पहली नज़र में ही उसे पसंद आ गई और अर्पिता को भी दीपक अच्छा लगा। दोनों की शादी तय हो गई। शादी का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। अर्पिता श्याम प्रसाद जी के घर में उनकी बहू बनकर आ गए। दीपक के बिजनेस संभाल लिया था और अर्पिता ने घर दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। एक दिन अचानक अनुपमा जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ दिनों के बाद अनुपमा जी ठीक होकर घर वापस आ गए, लेकिन इन 3-4 दिनों में श्याम प्रसाद जी की हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि वह अनुपमा जी से बहुत प्यार करते थे और उनके इस तरह बीमार हो जाने से वे अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। उन्हें यह डर सताने लगा था कि अगर उनकी अनुपमा को कुछ हो गया तो वह कैसे जी पाएंगे। हालांकि अनुपमा जी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अर्पिता अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, बिल्कुल अपने माँ पापा की तरह। श्याम प्रसाद जी को आज अपने आप पर गर्व हो रहा था। एक दिन श्याम प्रसाद जी और अनुपमा जी पार्क में टहलने गए थे। वहां उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिला जिसे कोई वहां छोड़कर चला गया था। अनुपमा जी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और आसपास पूछताछ की, लेकिन उस बच्चे को लेने वहां कोई नहीं आया। तब वे दोनों उस बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन चले गए और वहां पर उन्होंने पुलिस को बताया कि यह बच्चा उन्हें पार्क में मिला है। उन्होंने बच्चे की शिकायत दर्ज करा दी और बच्चे को अपने साथ ले जाने की अनुमति भी ले ली। श्याम प्रसाद जी और अनुपमा जी उस बच्चे को लेकर घर आ गए। जैसे ही अर्पिता ने मम्मी जी की गोद में एक बच्चे को देखा तो उसने तुरंत पूछा, मम्मी, यह बच्चा किसका है और आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? तब अनुपमा जी ने उसे बताया, बेटा, इसे कोई पार्क में छोड़कर चला गया था, इसे लेने वाला वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए हम दोनों इसे घर ले आए और पुलिस में शिकायत भी कर दी है। जैसे ही इसके माता पिता मिल जाएंगे हम इसे उन्हें सौंप देंगे। तभी अर्पिता ने कहा, पापा, आपको क्या लगता है कि जब यह बच्चा वहाँ कोई छोड़कर गया है तो क्या वह इसे वापस लेने आएगा? पता नहीं बेटा, अब जो होगा वह देखा जाएगा। इस बच्चे का नाम उन्होंने राज रख दिया। धीरे धीरे इसी तरह 2 साल गुजर गए, लेकिन उस बच्चे को लेने कोई नहीं आया। तब दीपक और अर्पिता ने उस बच्चे को गोद ले लिया। राज घर में सबका लाडला हो गया था। वह बहुत ही लाड प्यार में पल रहा था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और शायद किस्मत को भी यही मंजूर था कि सिर्फ राज ही घर का लाडला बेटा बनकर रहे। दीपक और अर्पिता की अपनी कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन उन्होंने राज को अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार किया। वह दीपक को पापा,
अर्पिता को मम्मी, श्याम प्रसाद जी को दादा और अनुपमा जी को दादी कहकर बुलाता था। राज धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और हद से ज्यादा लाड प्यार मिलने के कारण थोड़ा थोड़ा बिगड़ने भी लगा था। जब भी जो चीज मांगता उसे तुरंत मिल जाती, इसलिए वह बहुत जिद्दी हो गया था। हालांकि वह अपने माता पिता और दादा दादी का सम्मान करता था। रेस्टोरेंट में काम बहुत बढ़ गया था, इसीलिए अब एक रेस्टोरेंट पर दीपक और दूसरे पर अर्पिता बैठती थी। अर्पिता रेस्टोरेंट जाने से पहले घर के सारे काम निपटा देती थी। राज अब कॉलेज जाने लगा था और उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई थी जो बहुत ही बदतमीज किस्म के थे। वे बड़ों का सम्मान नहीं करते थे। राज भी धीरे धीरे उनके साथ रहकर वैसा ही होता जा रहा था। वह अपने मम्मी पापा से तो अभी भी डरता था, लेकिन अब वह दादा दादी को कुछ नहीं समझता था। आए दिन वह उनकी बेइज्जती करता था। दीपक और अर्पिता को रेस्टोरेंट चले जाते थे और राज अपने दादा दादी की एक भी बात नहीं सुनता था। वह अपने दोस्तों को घर लेकर आता, बियर पीता, गाना बजाता, डांस पार्टी करता और फिर शाम तक सारी सफाई कर देता ताकि मम्मी पापा को कुछ पता न चले। श्याम प्रसाद जी और अनुपमा जी अगर कुछ कह देते तो वह अपने दोस्तों के सामने ही उनकी बेइज्जती कर देता और वह दोनों चुपचाप अपने कमरे में वापस चले जाते, कुछ भी नहीं कहते थे। श्याम प्रसाद जी और अनुपमा जी दोनों रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से दुखी रहने लगे थे। दीपक और अर्पिता को महसूस होने लगा था कि उनके मम्मी पापा अब दुखी रहने लगे हैं। उनके चेहरे से धीरे धीरे मुस्कुराहट गायब हो रही थी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन दीपक और अर्पिता दोनों ने मम्मी पापा से पूछा, मम्मी पापा, क्या राज आप लोगों को परेशान करता है या कुछ कहता है? क्योंकि अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि धीरे धीरे आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो रही है। सब ठीक तो है ना? श्याम प्रसाद जी बोले, बेटा सब ठीक है, कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया है, इसी वजह से मुस्कुराहट कम हो गई है। मम्मी पापा की बातें सुनकर अर्पिता और दीपक को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी बात मानकर दोनों अपने कमरे में चले गए। राज ने सारी बातें सुन ली थी और वह समझ गया था कि अब वह कुछ भी करे कोई उसे रोकने वाला नहीं है और दादा दादी तो मम्मी पापा से शिकायत भी नहीं करेंगे। एक दिन की बात है, अर्पिता और दीपक रेस्टोरेंट चले गए। राज घर पर ही था। आज उसके कुछ दोस्त आने वाले थे, इसीलिए उसने पार्टी की पूरी तैयारी कर ली थी। उनकी पार्टी चल ही रही थी कि तभी श्याम प्रसाद जी पानी लेने के लिए किचन में आ गए। पानी लेकर जब वह अपने कमरे की ओर जा रहे थे, तभी उनका पैर एक टेबल से टकरा गया और उनके हाथ कि पानी की बोतल राज की दोस्त पर गिर गई। वह बहुत गुस्सा हो गई और श्याम प्रसाद जी को उल्टा सीधा कहने लगे, राज, तुम्हारा इस घर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वह बूढ़ा तो हमारी पार्टी में कहाँ से आ गया? राज भी गुस्से में बोला, दादाजी, यह सब क्या है? जब आपको सही से चलना नहीं आता तो आप अपने कमरे से बाहर क्यों निकलते हैं? श्याम प्रसाद जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कमरे में पानी खत्म हो गया था और तुम्हारी दादी को बहुत तेज प्यास लगी थी, इसीलिए पानी लेने चला आया। राज ने तिरस्कार से कहा, दादाजी, अगर आप लोग थोड़ी देर पानी नहीं पीते तो मर नहीं जाते? थोड़ा रुक नहीं सकते थे? हमारी पार्टी खत्म हो जाती, उसके बाद ले जाते पानी। श्याम प्रसाद जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राज उनसे इस तरह बात कर रहा है। अनुपमा जी यह सब खड़ी खड़ी सुन रही थी। आज उनकी आंखों में आंसू थे। उसने श्याम प्रसाद जी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वह बाहर आ गई और राज को उसके दोस्तों के सामने ही एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। राज बहुत बुरी तरह से चिढ़ गया और उसने पलटकर श्याम प्रसाद जी पर हाथ उठा दिया और बोला, दादाजी, यह सब आपकी वजह से हो रहा है। ना आप कमरे से बाहर आते और ना ही आज यह सब होता। अनुपमा जी से श्याम प्रसाद जी की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। श्याम प्रसाद जी ने तुरंत दीपक को फ़ोन किया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है, जल्दी से घर आ जाओ। इसी बीच दीपक ने अर्पिता को फ़ोन करके बता दिया कि माँ बेहोश होकर गिर गई है, जल्दी से घर पहुँचो। जब तक दोनों घर पहुँचे तब तक राज वहाँ से सब कुछ हटा दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कोई पार्टी चल रही थी। अनुपमा जी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर दीपक और अर्पिता सन्न रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन श्याम प्रसाद जी समझ गए थे कि ऐसा क्यों हुआ है। अनुपमा जी की ऐसी हालत देखकर श्याम प्रसाद जी अंदर ही अंदर घुट रहे थे। उनका मन कर रहा था कि वह दीपक को सब कुछ बता दे,
कि राज उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने दीपक को कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना सब होने के बाद दीपक और अर्पिता ने मन ही मन ठान लिया था कि सच क्या है वह पता कर कर ही रहेंगे। आखिर उनकी माँ को इतना बड़ा हार्ट अटैक कैसे आया? ऐसा क्या हुआ था घर में जिसकी वजह से यह सब हुआ? 2 दिन अस्पताल में गुजर गए और अनुपमा जी अब थोड़ी ठीक थी। तीसरे दिन दीपक रेस्टोरेंट चला गया। अस्पताल में अर्पिता के पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसने श्याम प्रसाद जी से कहा, पापा आप घर चले जाइए और अलमारी से रुपए निकाल कर ले आइए। मैं यहाँ मम्मी जी का ध्यान रखती हूँ। श्याम प्रसाद जी रुपए लेने के लिए घर आ गए। अर्पिता ने दीपक को फोन कर दिया और बोली, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। पापा जी घर के लिए निकल गए हैं, अब आप भी घर पहुंच जाइए। दीपक के पास घर की दूसरी चाबी थी, इसीलिए वह चुपचाप घर के अंदर आ चुका था। राज को इस बात का पता नहीं था। जैसे ही श्याम प्रसाद जी घर आए, राज ने उनसे अपनी दादी का हालचाल जानने के बजाय कहा, बुढ़िया जिंदा है या मर गई? यह सुनकर श्याम प्रसाद जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। दीपक ने जैसे ही राज के मुंह से यह सब सुना, वह वहीं जमीन पर बैठ गया। अब वह सब कुछ समझ चुका था कि उसके मम्मी पापा इतने उदास क्यों रहने लगे थे, उनके चेहरे से मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई थी और मम्मी को हार्ट अटैक क्यों आया। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया, क्योंकि वह राज की पूरी सच्चाई जानना चाहता था। राज अपने कमरे में चला गया और श्याम प्रसाद जी दीपक के कमरे में रुपए निकालने के लिए गए। उन्होंने लॉकर खोला और उसमें से कुछ रुपए निकाले। तभी अचानक राज वहां आ गया और बोला, दादाजी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की अलमारी से रुपए निकालने की? अगर आपको रुपए की जरूरत थी तो आप मुझसे मांग लेते, मैं दे देता। इस तरह चोरी छुपे रुपए निकालने की क्या जरूरत थी? श्याम प्रसाद जी ने कांपती आवाज में कहा, माफ कर दो बेटा, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। राज ने सख्त लहजे में कहा, हाँ दादाजी, दोबारा ऐसी गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आप उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ठीक है बेटा, कहकर श्याम प्रसाद जी अपने कमरे में चले गए। आज उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उनके अपने पोते ने उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। दीपक ने राज का यह व्यवहार भी देख लिया था। उसने अर्पिता को फोन करके सब कुछ बता दिया कि राज मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती करता है। इसी वजह से उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। दीपक की बातें सुनकर अर्पिता भी सन्न रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा अपने दादा दादी का इस तरह अपमान करेगा। फिर दीपक ने अर्पिता से कहा कि वह पापा को फोन करे। अचानक श्याम प्रसाद जी का फोन बजा। उन्होंने देखा कि अर्पिता का फोन है। उन्होंने तुरंत फोन उठाया। अर्पिता ने कहा, पापा आप जल्दी से रुपए लेकर आ जाइए, अस्पताल में कुछ दवाइयाँ लानी है। ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ। श्याम प्रसाद जी रुपए लेकर अस्पताल पहुंच गए। जब अर्पिता ने उनकी आंखें देखी तो वह समझ गई कि पापा जी बहुत रोए हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि दीपक ने अभी कुछ भी कहने से मना किया था। कुछ दिनों बाद अनुपमा जी ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई। अब अर्पिता ने रेस्टोरेंट जाना बंद कर दिया था और घर पर ही रहकर मम्मी जी की देखभाल करने लगी थी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और अनुपमा जी पूरी तरह से ठीक हो गई। एक दिन दीपक, अर्पिता, श्याम प्रसाद जी और अनुपमा जी हॉल में बैठे थे। तभी दीपक ने आवाज़ लगाई, राज बेटा यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ पापा, बताइए क्या हुआ? राज ने कहा। दीपक ने पूछा, बेटा जब उस दिन दादाजी घर पर रुपए लेने के लिए आए थे, तब तुमने उनके साथ क्या किया था? जरा एक बार हम सबको बताना। राज बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया पापा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? श्याम प्रसाद जी दीपक की ओर देखने लगे। तभी दीपक ने उनसे कहा, पापा आप बताएंगे क्या हुआ था उस दिन, या फिर मैं बताऊं? फिर खुद ही बोला, ठीक है आप दोनों मत बताइए, मैं ही बता देता हूँ उस दिन क्या हुआ था। और फिर दीपक ने जो कुछ भी देखा था वह सब बता दिया। पापा हमें पहले ही शक हो गया था कि कोई ना कोई बात है जो आप दोनों को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से माँ को हार्ट अटैक आया। उस दिन अर्पिता के पास रुपए खत्म नहीं हुए थे। हमने रुपए खत्म होने का नाटक किया था ताकि हम सच्चाई जान सके, और मैं आपसे पहले ही उस दिन घर आ चुका था और मैंने सब देख लिया था। यह सब सुनकर राज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह दीपक से माफ़ी मांगने लगा। पापा मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राज रोते हुए बोला। दीपक गुस्से में बोला, राज
तुमने अपने दादा दादी का अपमान नहीं, मेरे माता पिता का अपमान किया है, और कोई मेरे माता पिता का अपमान करे यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वह मेरा बेटा ही क्यों ना हो। तुमने उस दिन जब पापा रुपए निकाल रहे थे तो तुमने उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। तुम्हें तो पता ही नहीं है राज, वे रुपए पापा के ही है। यह रेस्टोरेंट, यह घर सब पापा की कमाई का है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ उनकी देखभाल की है। लेकिन मम्मी पापा ने उसे अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। और आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा का अपमान करने की। दीपक आज बहुत गुस्से में था। उसने राज को एक थप्पड़ लगा दिया। राज, तुम जानते हो तुम कौन हो? वह उसकी सच्चाई बताने ही जा रहा था कि तभी श्याम प्रसाद जी ने दीपक को रोक दिया। श्याम प्रसाद जी ने भारी आवाज में कहा, बेटा रहने दो, आज जो सच इसे समझना है वह इससे भी बड़ा है। राज, तुमने जिस धन दौलत के लिए अपने दादा दादी का अपमान किया, वह धन दौलत तुम्हारी है ही नहीं, वह तो उन्हीं की है। और जब इस पर मेरा ही कोई अधिकार नहीं है तो तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? यह सुनकर राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होने लगा। वह तुरंत श्याम प्रसाद जी और अनुपमा जी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, दादाजी दादी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। श्याम प्रसाद जी और अनुपमा जी ने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे माफ़ कर दिया। दीपक ने फिर कहा, मम्मी पापा, मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ। माना मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन अगर राज कुछ गलत कर रहा था तो कम से कम एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। आपको अपने बेटे पर विश्वास करना चाहिए था। और पापा, आपको तो हक बनता है कि जिस दिन राज ने आपकी बेइज्जती की थी उसी दिन आपने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए होते तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। जैसे बच्चों के अच्छे काम पर उनकी तारीफ करना जरूरी है, वैसे ही अगर वे कुछ गलत करें तो उन्हें रोकना भी उतना ही जरूरी होता है। श्याम प्रसाद जी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, मैंने उस दिन यही गलती की। अगर मैं उसी दिन राज को रोक देता तो शायद यह नौबत ही नहीं आती। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन इस सन्नाटे में भी रिश्तों में की गर्माहट धीरे धीरे लौट रही थी। राज ने रोते हुए कहा, पापा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी दादा दादी का दिल नहीं दुखाऊंगा, बल्कि उनकी सेवा करूंगा। मैं अपने दोस्तों से भी दूर रहूंगा और अपनी गलतियों को सुधारूंगा। दीपक और अर्पिता ने उसे गले लगा लिया। अनुपमा जी की आंखों में फिर से ममता झलक उठी और श्याम प्रसाद जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, वही मुस्कान जो कई दिनों से गायब थी। इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। राज अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अपने दादा दादी का पूरा ध्यान रखने लगा, उसके साथ समय बिताता, उनकी बातें सुनता और उनका सम्मान करता। दीपक और अर्पिता भी अब अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताने लगे। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौट आई। इस घटना ने सबको एक बहुत बड़ी सीख दी कि रिश्तों की असली कीमत धन दौलत से कहीं ज्यादा होती है और बुजुर्गों का सम्मान ही घर की सबसे बड़ी दौलत होती है। यही समझी उस परिवार की सच्ची खुशी बन गई, और इस बार वह खुशी सच्ची थी, गहरी थी और हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।